नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का नंदनी आईएएस में एक बार पुनः स्वागत है। और हमें उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप लोग अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपका एग्जाम 25 मई 2025 को है, आईएएस प्रीलिम्स का, और जिसके करीब 100 दिन बचे हुए हैं। अगर आप इन 100 दिन में अगर सही रणनीति बना लेते हैं तो आपका आईएएस का प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाएगा। रणनीति कैसे बनानी है हमें अपनी? रणनीति के लिए हमें क्या करना है? तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि हमारी हिस्ट्री, हमारी ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये आप लोग के लिए अति उपयोगी है। आपकी हिस्ट्री हम आपको करा रहे हैं, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट हम आपको कराएंगे। आपकी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से 35 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से हो गए, पॉलिटी इकोनॉमी आप कर लेंगे। आपका प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर फर्स्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपकी जो आपका संस्थान नंदनी आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर आप इस वीडियो जो आपके हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की वीडियो जो अवेलेबल हैं उनको बार बार देखिए और उनको करंट से अपडेट कीजिए। करंट हम आपको करा ही रहे हैं। हमारी एक करंट की वीडियो जनवरी 2024 की पड़ चुकी और दूसरी भी आ चुकी है फरवरी वाली, तो आप उन्हें देख लीजिए। आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ये सफिशियंट है, समय सीमित है और हमें उसके लिए ही रणनीति बना ली है। मतलब कैसे हमें काम करना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। अब हमें समय वो रह गया है, समय 100 दिन का है लगभग। हमें ऐसे काम करना है कि हमारी जो ये साल है ये रुक ना जाए। सी सेट के लिए हम आपको कुछ कराएंगे, कुछ आप अपने प्रैक्टिशन लगाइए। जीएस फर्स्ट के प्रैक्टिशन लगाइए, कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। और हमारे ज्योग्राफी का ये जो हमारी एनसीईआरटी है, आपके प्रीलिम्स में एक रोल अदा करती है बहुत बड़ा। अगर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की ज्योग्राफी आप पढ़ लेते हैं तो आपका इसमें ज्योग्राफी कवर होगा, आपका एनवायरमेंट भी कवर होगा। 30 से 35 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। हिस्ट्री की ज्योग्राफी पढ़, हिस्ट्री पढ़ लीजिए आप, उसकी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 15 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। तो एक कहीं ना कहीं ये है कि आपका मोटा मोटा जो हमारा जो प्रश्न निकालने की रणनीति है ना, वो आपकी यही कवर हो रही है। आप इन वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, 5-7 दिन में आप ये वीडियो देख लेंगे, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। तो आज हमारी क्लास 10 की एनसीईआरटी जो हमारा अध्याय नंबर 1 है, संसाधन एवं विकास। दोस्तों, संसाधन विश्व में समान रूप से वितरण नहीं है। अगर संसाधन विश्व में समान रूप से वितरण अगर होते तो अंग्रेज भारत पर शासन क्यों करते? अगर संसाधन पृथ्वी पर समान रूप से वितरण अगर होते तो हर जगह पानी का जो पीने वाला पानी हर जगह अवेलेबल होता, वो नहीं हो पा रहा। राजस्थान आप देखिए, वर्षा कैसी हो रही है, नदियां वहां तक नहीं पहुंच पा रही। एक आधी नदी पहुंच रही है लेकिन वो उस एरिया के लिए सफिशियंट नहीं है। हिमालय पर्वत को देखिए, वो किस तरह काम कर रहा है। भूमिगत जल देखिए, नदियों का जल देखिए, और हमारे भारत देश में जो भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सोचिए। आप एग्जाम्पल दीजिए या लीजिए एग्जाम्पल कि एक गांव था और उस गांव में आबादी थी और उस गांव के बीच से एक नदी प्रवाहित होती थी। अब वो नदी का जल सूख गया। अब उस गांव के बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? क्योंकि उन्होंने उस नदी के जल का अतिदोहन किया, संसाधन समाप्त हो गए, भविष्य की पीढ़ियां परेशान हो गई। अगर उसका सतत उपयोग करते तो नदी नहीं सूखती। आप अपने टेबल पर पुस्तक रखे हुए देख रहे होंगे, मोबाइल फोन रखा हुआ देख रहे हो, क्या है ये? आपके संसाधन है। ये कैसे बने हैं? ये मानव ने बनाए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास, और आप इस चीज को ऐसे पढ़ेंगे, हम इसमें मृदा के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में कहाँ कहाँ मृदा कैसी पाई जाती है,
और हमें संसाधन का कैसे यूज करना चाहिए और कौन कौन से संसाधन नवीकरणीय हैं, कौन कौन से संसाधन नवीकरणीय नहीं है, किन संसाधनों का भंडारण किया जा सकता है, किन का नहीं किया जा सकता। हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक। और शुरू करने से पहले जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो देख लेते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आप उनको बताइए कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने के लिए आपकी रणनीति बना रहे हैं और हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि समय अब सीमित है, ये आप लोगों को पता है, ये हम भी जानते हैं, और हमें इस बार निकाल लिया अपनी एग्जाम, तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी टॉपिक है जिसे हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर को कौन कौन सी वस्तुएं आराम पहुंचाती हैं जो हमें कठिनाई महसूस नहीं होती। विचार कीजिए, ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं, वो किस पदार्थों से बनी है, उनमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। अब हमारा मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, मतलब जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। क्या है? ये एक संसाधन है। और जो लोग इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमने एक संसाधन की क्लास हमने इससे पहले भी कराई है ना, तो उसका आप देखिए कितना बड़ा फायदा मिलेगा, यहाँ पे चीजें कैसे समझ में आएंगी। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं, अब हमारे पर्यावरण में कौन कौन सी वस्तु उपलब्ध है, अब देखिए थोड़ा हम यहां देख लेते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। यानी जो भी रूपांतरण, जो चेंजेस की प्रक्रिया है, और हमारी टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी जिन संस्थाओं में यूज होती है, वो आपस में पारस्परिक क्रिया संबंधित करके आपस में संबंध निहित है, जिससे हमारा कोई एक संसाधन बनता है। हालांकि संसाधन वो भी है, लेकिन हमारे यूज के लिए संसाधन बनता है जो हम यूज कर रहे हैं। हम अगर फोन यूज कर रहे हैं तो ये फोन हमारा एक जगह से नहीं बनता, इसके पुर्जे कई कई अलग अलग कंपनी में बनते हैं। हम जो गाड़ी देखते हैं, हम जो मारुति गाड़ी देखते हैं, वो हमारी मारुति गाड़ी एक जगह असेंबल होती है, ठीक है, लेकिन वो उसके पार्ट अलग अलग कंपनी में बनते हैं, और जो पार्ट बनते होंगे उसका जो मटेरियल बनता होगा वो भी अलग अलग कंपनियों से आता होगा। वो क्या है? वो भी संसाधन है। तो वही बात उन्होंने लिख दी है। और मैं इसमें आपको एक बात बता दूं, इसमें सिर्फ हमें समझना है। देखिए, हमें संसाधनों का कैसे यूज करना है जो हम भी यूज करें और हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसको यूज करे, प्रयोग में लेके आए। और अगर ये संसाधन सभी देशों को समान रूप से मिलते रहते हैं ना, तो ना कोई लड़ाई होगा ना कोई झगड़ा होगा। पर हमारी पृथ्वी की, जो हमारे देश की भौगोलिक आकृति ऐसी है, मतलब हर देश की आकृति, भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है, स्थिति के अनुसार वो संसाधन उस जगह पर असमान रूप से वितरण पाए जाते हैं, असमान रूप से पाए जाते हैं। अब देखिए, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। मानव क्या करता है? मानव टेक्नोलॉजी के साथ, नेचर, प्रकृति के साथ क्रिया करता है, और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। हमें क्या करना है? हमें अपनी आर्थिक गति को तेज करना है, और उन गति को तेज करने के लिए वो अपने संस्थान बनाते हैं, है ना, और संस्थाओं के माध्यम से वो संसाधन बनाते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? क्या आपका ये विचार है? आप विचार कीजिए। ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन क्या है? संसाधन एक मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। एक मानवीय क्रियाओं के माध्यम से जो संसाधन बनता है ना, वो हम यूज करते हैं, आप यूज करते हैं, और भी यूज कर रहे हैं। आप जो भी यूज करते हो वो आपका संसाधन है।
मानव स्वस्थ संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव स्वयं मानव मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब मानव एक स्वतः ही एक संसाधन है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। जो भी पर्यावरण में जो पदार्थ पाए जाते हैं ना, उनको संसाधनों में चेंज करते हैं। कौन करते हैं? मानव। कैसे करते हैं? संस्थान लगा करके, उनमें अपनी टेक्नोलॉजी लगा करके। अब हम जो खनिज पदार्थ यूज करते हैं, जो निकालते हैं, जैसे कोयला निकालते हैं, तो उसे भी तो हम संसाधन के रूप में यूज कर रहे हैं। कोयला निकाला, हम कोयले से हम क्या कर रहे हैं? बिजली बना रहे हैं। हमने लोहा निकाला, लोहा से क्या कर रहे हैं? अब विभिन्न प्रकार के जो हमारे यूज आने वाली चीजें वो बना रहे हैं। अब गाड़ियां बना रहे हैं उनसे, क्या है? वो संसाधन ही तो है हमारे। हो वही बात उसमें लिखी है, वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? उन्हें प्रयोग करते हैं। हम भाई उसे यूज तो करते हैं। अगर हमारी कोई गाड़ी बन जाती है, हम उसे यूज ही तो कर रहे हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब भैया अब इसका हम क्या करते हैं? अब हम इसका वर्गीकरण देख सकते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, अब आप उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो जैव और अजैव। जैव क्या हो गए हमारे भाई? जैव क्या हो गए? जैव संसाधन कौन से? पेड़ पौधे हमारे जैव हो गए, है ना। वन संपदा, जीव जंतु, ये जैविक ही तो है। अजैविक आपका लोहा हो गया, आपका पत्थर हो गया, आपकी मिट्टी हो गई, आपकी वायु हो गई, आपका प्रकाश हो गया, ये अजैव हो गए। भाई जैविक अजैविक यही तो होते हैं। जैविक जिनमें जान पाई जाती है, अजैविक जिनमें जान नहीं होती है। हमारा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है, और आप भी समझ पा रहे होंगे जैविक अजैविक। दूसरा है समाप्तता के आधार पर, मतलब कौन कितनी जल्दी समाप्त हो जाता है, समापन के आधार पर। देखिए, नवीकरणीय योग्य, जिनका नवीकरण किया जा सकता हो, जैसे पवन ऊर्जा का नवीकरण किया जा सकता है, सौर ऊर्जा का नवीकरण किया जा सकता है। अगर एक बार वन, किसी जगह वन खड़े हुए हैं, अगर वन संपदा, हम उसका भी नवीकरण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे जो भी वृक्ष पे जो फल लगता है, जो बीज होता है, उससे उसी वृक्ष का पौधा उगेगा, वो भी तो वृक्ष बनेगा। तो क्या हो रहा है? एक नवीकरण हो रहा है। अनवीकरण योग्य, जिसको एक बार यूज कर ले फिर वो खत्म हो जाए। जैसे कोयला का भंडार हमारी पृथ्वी में, अगर कोयला खत्म हो गया तो दोबारा आ पाएगा क्या? बताइए। अब देखिए आगे, स्वामित्व के आधार पर, मतलब मालिकाना हक। स्वामित्व हो गया मतलब मालिकाना हक। किसी चीज पर व्यक्तिगत हक होता है, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, व्यक्तिगत मालिकाना होता है। जैसे बोलते किसी खास व्यक्ति की चीज है, ये किसी एक व्यक्ति की है। जैसे आपकी गाड़ी आपने खरीदी तो वो तुम्हारी है, तुम्हारा उस पर व्यक्तिगत अधिकार है। सामुदायिक, एक पब्लिक है ना, कई लोगों के समूह में हो, वो आपका सामुदायिक हो गया। जैसे 20 लोग 30 लोग या पूरे गांव की सामुदायिक भूमि कोई होती है, वो हमारा सामुदायिक हिस्सा हो गया। उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, पूरे गांव की, पूरे समाज की, या पूरे जो सोसाइटी है उसका उस पर हिस्सा होता है, किसी एक का नहीं होता। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे। जो भी संस्थान बनते हैं, क्या है वो? क्या है वो? भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो होते हैं। अब देखिए, विकास के स्तर के आधार पर आप देखेंगे कैसे विकास, देखिए ये है संभावी, मतलब जो भविष्य में बनकर तैयार होने वाला, जिसकी संभावना है कि ये बनकर तैयार हो जाएगा। कोई भी चीज आप बना रहे हो। विकसित भंडार, मतलब जो विकसित होकर जिनका भंडार किया जा चुका है। अब अनुमान लगाइए कि कौन से संसाधन है जिनका विकसित, उनको डेवलप करके उनका भंडार किया जा चुका है। विचार कीजिए। मैं आपको बता दूं, जैसे आपका कोयला हो गया, कोयला छोड़िए, पेट्रोलियम पदार्थ देख लीजिए, आप अपना डीजल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, गैस देख लीजिए। जो गैस है ना, आप उसे देखिए भाई, उनका विकास करके वो उनका भंडार किया गया है। अब उसको हम अपने दैनिक जीवन में उसको हम यूज करते हैं। वो क्या है? वो विकसित भंडार। और इसी तरह से संचित कोष है। तो मैंने क्या कहा, आपको ज्योग्राफी थोड़ी समझनी है, रटनी है नहीं है। मैं आपसे पहले चला रहा हूं। आप जब तक शुरू से लेकर आप 10 शुरू से लेके देखिए, क्लास 6 से लेके आप 10 तक आ गए,
अब 10th से आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, जो भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, मैं आपसे यही कहूंगा, आपको ज्योग्राफी रटनी नहीं है। मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल रटना ही नहीं है, वो क्रिस्टल क्लियर होगा। हम ये भी देखेंगे कि चट्टान का रंग रूप क्यों चेंज हो जाता है भाई, क्या वजह है, वो हम आपको सब बताएंगे। आपकी ज्योग्राफी आपकी उंगली पर होगी, यूं करके जैसे गिनती गिनते ना वैसे। बस आप जुड़े रहिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने ज्योग्राफी को आसान कीजिए। और जो पहली बार यहाँ आए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे ना, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो हम आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं ना, आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो, जब आप सारी चीज पढ़ लेंगे ना, सारी चीज, तो आपको रास्ते पर कुछ पढ़ा दिखेगा ना, उसको भी 360 डिग्री से सोचना शुरू कर देंगे कि इससे समाज में क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, और इस चीज से गवर्नमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा तो हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप उस एक चीज से इतना सोचेंगे ना कि आप 1000 शब्द लिख देंगे उसी एक चीज पर। बस उसके लिए क्या क्या करना, आपको पढ़ना पड़ेगा, चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब देखिए, मैं थोड़ा ये डायग्राम बता दूं, ये रह गया था। प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध है। अब ये मानव है, मानव प्रकृति से संबंध है। कैसे भैया, भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण क्या, प्रकाश देख लीजिए आप, वायु देख लीजिए, यह क्या है, ये भौतिक पर्यावरण है। ये किसका है, प्रकृति का, नेचर का है। अब इसी के पेड़ पौधे देख लीजिए, हिमालय पर्वत देख लीजिए, सागर का जल देख लीजिए, ये क्या है, ये आपका भौतिक पर्यावरण है। अब इस भौतिक पर्यावरण में इसके खनिज संसाधन जो भी है, पर्वत पठार, नदियां, तालाब, झील, जो भी प्रकृति की है, प्रकाश, वायु। अब ऐसे में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी यूज करके, अब टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होती है, एक कोई संस्थान होगी, संस्थान के माध्यम से सारे काम होते हैं। कहीं खुले में तो होते नहीं, कोई खुले में भले काम हो रहा है, लेकिन उसके लिए कोई संस्थान तो बनेगी। अब उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, इस वायु ऊर्जा को, वायु को वायु ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, पवन ऊर्जा बोलते हैं। इसे अपनी ऊर्जा में चेंजेस करेगा अपने लाभ के लिए। प्रकाश को देखिए, प्रकाश सूर्य का प्रकाश है, उससे संचित करेगा, उससे सौर ऊर्जा बोलते हैं, बिजली लेगा वो। क्या, प्रौद्योगिकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और ये संस्थाएं, भाई संस्थाएं तो बनती हैं। तो ये सारे काम ऐसे हैं, इस पे कौन डिपेंड है, आपका मानव, आपका मानव डिपेंड है। अब हमें उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ आ गई होंगी, है ना। अब हम संसाधन को थोड़ा इसमें देख लेते हैं, डायग्राम थोड़ा समझेंगे, ये थोड़ा आपको समझना है। बातें लिखी है वो हम पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन हमें साथ साथ में डायग्राम भी समझना है, तभी तो हम जानेंगे कि ज्योग्राफी आसान है, तभी तो हम जानेंगे कि एनवायरनमेंट आसान है, अरे तभी तो हम जानेंगे कि हमारा हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे थे अलग क्लास में वो आसान है, तभी तो जानेंगे। देखिए, संसाधन, संसाधन हमारे प्राकृतिक और मानवीय दो तरह के होते हैं। एक हो गया हमारा प्राकृतिक और एक हो गया हमारा मानवीय, ये हमारे संसाधन हो गए। प्राकृतिक संसाधन में आप देखेंगे जो संसाधन जिनका नवीकरण योग्य है, जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, नवीकरण योग्य, वो कौन कौन से हैं। देखिए, नवीकरण योग्य को हम दो तरह से देख सकते हैं, एक सतत अथवा प्रवाह। जैसे पवन है, जल है, इनका हम सतत उपयोग भी कर सकते हैं, हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसके लिए उसके लिए भी रख सकते हैं इसको हम। प्रवाह अथवा सतत प्रवाह, जैसे पवन जल का। अगर हम पानी का यूज कर रहे हैं, अगर उन्हें हम अगर हम उसे भूमिगत जल में चेंजेस ना कर पाए, जैसे गांव का पानी है, बिना ऐसे ही खोल देंगे छोड़ देंगे, ऐसे ही जो गांव की नालियों का पानी आता है ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, पानी बर्बाद होगा। अगर वही पानी तालाब में जाएगा तो क्या होगा, हमारी ग्राउंड वाटर जो लेवल है पानी का वो बढ़ेगा, हमारे जो जो जल स्तर है ना, भूमिगत जल का स्तर वो बढ़ेगा।
तो क्या कर रहे हैं, हम इसका सतत उपयोग कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसे यूज करेंगी। पवन है, इसी तरह पवन को देख लीजिए आप लोग। अब देखिए जैव, ये क्या है, नवीकरण ही है, सतत अथवा प्रवाह, और जैव, जैव दूसरा हो गया। जैव में आप देखिए प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति कौन सी होगी, वन। अब भाई वन का भी तो नवीकरण हो सकता है, उसके वन है, वन से जो भी लकड़ी मिलती है या जो भी उससे वृक्ष पे जो फल फूल लगते हैं वो जमीन पर गिरेंगे तो वो भी उसी तरह से क्या बनेंगे, पौधे बनेंगे, उसी तरह से वृक्ष बनेंगे बड़े होकर के। तो ये प्राकृतिक वनस्पति का भी नवीकरण हो सकता है, इसे द्वारा हम लगा सकते हैं, हम नहीं, प्रकृति के माध्यम से ये काम हो सकता है। और वन्य जीव, भाई किसी जगह की वन्य जीव संपदा अगर मान लीजिए कहीं पर कोई प्राणी संकट में है तो उसका संरक्षण करने के लिए क्या करते हैं, उस एरिया को संरक्षित करते हैं, और उसके आवास को निश्चित करने के लिए जो चीज की कमी होती है हम उसको वहां पर लाके रखते हैं। क्या करते हैं, उसे रीजनरेट करते हैं, हम नवीकरण करते हैं हम उसको, यही तो है ना। वन्य जीव जो भी प्राणी हैं वो संतान अपनी उत्पन्न करते हैं, भाई प्रजनन कर संतान भी तो उत्पन्न करते हैं, तो क्या हो रहा है, उनका रिसाइकिल हो रहा है ना। शेर, शेर का बच्चा शेर, है ना, हाथी का बच्चा हाथी, हाथी का बच्चा हाथी या हथनी, क्या है, ये नवीकरण योग्य है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ और भी चीजें हैं जो प्रकृति संसाधन में है, प्राकृतिक संसाधन में है, उनका नवीकरण नहीं किया जा सकता, वो है अनवीकरण योग्य। क्या है, वो अनवीकरण योग्य है, जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता। अब देखिए, एक तो पुनः चक्रीय, जैसे धातु, धातु हो गई, धातु में जैसे लोहा हो गया, लोहा अगर यूज एक बार कर लिया जाए तो अगर वो अवशिष्ट हो जाता है ना तो हम उसका पुनर्चक्र कर सकते हैं। आपकी थर्मोप्लास्टिक हो गई, हम उसको रीयूज कर सकते हैं, पुनर्चक्र कर सकते हैं उसका, हम रीयूज रिसाइकिल कर सकते हैं उसका हम। अब वैसे ही आपका थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक हो जाए, क्या उसे रीयूज कर सकते हैं, नहीं, अरे एक बार यूज कर लिया अब खराब हो गई, अब दोबारा यूज भी नहीं हो सकती वो, है ना। अब इसमें देखिए अचक्रीय, आपका जीवाश्म ईंधन है, अगर एक बार ये समाप्त हो जाए आप दोबारा से बना पाएंगे, नहीं, भाई कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है, खदान से निकल रहा है, जिस दिन समाप्त हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, अभी चल रहा है चल रहा है, इसका नवीकरण नहीं किया जा सकता। ये क्या है, अचक्रीय है, चक्रीय नहीं है ये। तो ये हमारे प्राकृतिक हो गए, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा संसाधन इसमें क्या है, मानवीय। मानवीय क्या है, संरचना एवं संस्थाएं, जो भी निर्माण करता है मानव, चाहे किसी बिल्डिंग का निर्माण करता हो, चाहे किसी पुल ब्रिज का निर्माण करता हो, या कोई संस्थाएं बनाता हो, यह क्या है, मानवीय संसाधन तो है। मात्रा एवं गुणवत्ता, कितनी मात्रा में, उसकी क्या क्वालिटी है, मात्रा उनकी संख्या, भाई क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं, मात्रा और क्वालिटी यानी गुणवत्ता, वही बात उन्होंने कही है। तो आपको ये फिगर समझ में आया होगा, डायग्राम समझ में आया होगा, और हमने संसाधनों का वर्गीकरण को आसान से आसान भाषा में समझ लिया है। हर चीज को हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं, है ना। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे संनंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसे लिंक को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप, जो टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उनमें डालिए। और जो बच्चे आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे संनंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, कर दीजिए, क्योंकि यदि आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको अगली जो क्लास होगी वो आपकी जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। हमें बेल आइकन वाला जो बटन होता है वो भी दबाना हमें, है ना। अब देखिए संसाधनों का विकास। अब भैया संसाधनों का विकास होता कैसे है, हमने संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन हमने पढ़ लिए, लेकिन संसाधनों का विकास होता कैसे अब हम देखेंगे। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भाई जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन जीने के लिए, लेकिन जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तो आवश्यक है संसाधन। अब जीवन की गुणवत्ता बनेगी कैसे, कैसे बनेगी, हमें भाई क्या करना है, हमें परफ्यूम चाहिए,
हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें अच्छा रहने के लिए मकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी परफ्यूम चाहिए। क्या है, ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन ये हमारे जीवन को गुणवत्तापूर्ण भी बनाते हैं, है ना। अगर हम कहीं जाते हैं ना तो देखिए उसको ब्रिज बना दिया गया है जल के ऊपर से, उसको एक जो सुरंग बना देते हैं ना पहाड़ के भीतर चला जाता है, जब ट्रेन वगैरह चलती है उसमें अंदर से सुरंग, वो देखिए, ये क्या है, संसाधन ही तो हमारे। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया, लेकिन हुआ क्या, मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया, उसे यह नहीं पता था कि एक दिन ये खत्म हो जाएगा, ना, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा हो गई। अब क्या समस्या पैदा हो गई, अब देखिए, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का हास, माने कुछ व्यक्तियों को इतना लालच था कि उसने संसाधनों का हास ही कर दिया, खत्म ही कर डाले या खत्म होने कगार पर हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया। मतलब यह है कि संसाधन कुछ लोग के हाथ में अधिक मात्रा पहुंच गए, जिससे वो अमीर हो गए, और संसाधन कुछ लोगों के हाथों में कम मात्रा में आए, वो गरीब रह गए। तो गरीब अमीर का कॉन्सेप्ट चलिए देख इसलिए तो चल रहा है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया। भाई आप ये मान लीजिए कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है मानव की, हमें खेत चाहिए, खेत चाहने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो प्राकृतिक वन संपदा वाली जगह है हम उसको नष्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि की समस्या पैदा हो गई है। क्यों, कि हमारी लालसा इतनी है। भाई अगर मान लीजिए अगर हमारे वन संपदा खत्म हो जाए ना तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, भूमंडल तापन होगा, ओजोन परत अपक्षय, ओजोन परत पर इफेक्ट पड़ेगा। और आप ये भी जानते हैं कि ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है, जो हमारे त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर, हमारी आंखों में जो जलन होती है, बेसिक बीमारियां, श्वास संबंधी बीमारियां, उसको रोकने में काम करती है। अब देखिए पर्यावरण प्रदूषण, जब जब इकोसिस्टम ही खराब हो जाएगा, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो पर्यावरण की समस्या होगी कि नहीं होगी, होगी। भूमि निम्नीकरण, अब भूमि की जो उर्वरकता शक्ति है, जो अन्न पैदा करने की, जो फसल पैदा करने की शक्ति है, वो कमजोर हो जाएगी। ये बातें हैं। अब देखिए आगे, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हुआ है। अगर हमें मानव जीवन की गुणवत्ता रखनी है और विश्व शांति बनाए रखनी है तो संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, भाई तभी तो विश्व शांति बनेगी। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आपको ये बातें सारी समझ में आ रही होंगी, हर शब्द को उन्होंने डिफाइन कर दिया, लिख दिया है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अत्यावश्यक है। क्या करना है, हमें इसकी योजना बनानी है। योजना कैसी, कि हमें उतना ही खर्च करना है जितनी हमें जरूरत है, क्योंकि भैया हमारी जो पीढ़ी है ना, इससे भी चाहिए, इससे भी चाहिए ना। वही कहानी, एक गांव में नदी बहती थी, नदी का जल सूख गया, अब उसकी जो पीढ़ी थी, जो आने वाली पीढ़ी, उसको संकट पैदा हो गया, वैसा ना हो, है ना। इसके लिए हमें योजना बनानी है। योजना कैसे बनानी है, हमें नियम बनाने हैं, अतिदोहन को रोकना है, संपूर्ण विकास पर ध्यान देना है, समान रूप से उसका बंटवारा करना है, भाई तभी तो उसका संसाधन का संरक्षण हो पाएगा। यही बात उन्होंने कही है। सतत अस्तित्व से अर्थ में सतत पोषण विकास का ही एक हिस्सा है, जो मैंने आपको भी डिफाइन कर दिया। देखिए जो मैंने आपको भी डिफाइन कर दिया। तो हमने कहा कि भाई ज्योग्राफी रटनी तो है नहीं, बस समझ लीजिए, है ना। और ये आप देख रहे हैं ना, ये टॉपिक पूरा फैक्चुअल डाटा भरा हुआ है, लेकिन हम आपको उसे समझा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं,
क्योंकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, सतत पोषण विकास मतलब कि सतत पोषण आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें। मतलब यह है कि हम भी यूज करें और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसको यूज करें। हमें ऐसे अपना विकास बनाना है अपने संसाधनों का, ऐसे हमें दोहन करना अपने संसाधनों का। मतलब हम ही, ऐसा नहीं कि हम सारी चीज हम ही खत्म कर जाएं, हम अपनी पीढ़ियों को कुछ ना छोड़ें। ये बात उन्होंने लिख दी है। अब देखिए, इसी के लिए क्या हुआ था, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। आप अपने यूपीएससी की जब एग्जाम देते हैं ना, आपने पढ़ा होगा ये। और एनसीईआरटी की यही तो खासियत है कि जिन्हें आप अलग से पढ़ते हैं ना, वो आपको एनसीईआरटी में दे दिया है। अब इसे थोड़ा करंट में अपडेट कर दीजिए। भाई गूगल का जमाना है, करंट इसमें जोड़ दीजिए, बस आपका एक कॉन्सेप्ट, एक आपका टॉपिक क्लियर हो गया। एनसीईआरटी पढ़ ली, आपका ये भी एडवांस भी हो गया। देखिए, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। कितने? 100 से भी अधिक देश, मतलब 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में ये एकत्रित हुए। उन्होंने अपनी बातचीत की। भाई क्यों हुए एकत्रित? भाई संसाधन की समस्या हो रही है। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते, इसका क्या मुख्य उद्देश्य रहा? इस सम्मेलन का जो आयोजन का था, इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण भी करना है और सामाजिक समस्या है ना, उसके पहलू पर भी बात करनी है ना भैया। फिर तो क्या होगा, जिसके पास संसाधन अधिक मात्रा में वो तो सुखी है, वो तो अमीर है, और जिसके पास कम है तो वो तो गरीब हो गया। फिर क्या होगा? झगड़ा होगा। क्या होगा फिर? अशांति होगी। वही बात, उसी का ढूंढा उन्होंने। अब देखिए, इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। घोषणा पत्र बनाया, उस पर साइन कर दिए कि भाई हाँ, हमारी तरफ से भी योगदान रहेगा, हमारी तरफ से योगदान रहेगा, और हम भी यही करेंगे जो इसमें लिखा हुआ है। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, यानी भूमंडलीय वन सिद्धांतों, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, जो भी जंगलों के जो भी उद्देश्य, जो भी सिद्धांत होते हैं, कैसे उनका रखरखाव करना है और वन में रहने वाली कौन कौन सी प्रजातियां उनको वहां पर रखना है, यह वो जरूरी है। जब हम इसको एनवायरमेंट पढ़ेंगे ना, तो एक चीज को देखेंगे, एक चीज कैसी चीज दूसरी चीज पर लिंक है। अगर वो ना रहेगी ना, तो पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। आप एक मधुमक्खी को देख लीजिए, मैं उसको सारी चीज बताऊंगा आपको बाद में, उसका भी योगदान आप एनवायरमेंट में, है ना। 21वीं शताब्दी में सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। अब ये एजेंडा 21 क्या है? देखिए, एजेंडा 21 ये एक घोषणा जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीडी के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। जो भी अध्यक्ष थे उन्होंने इसको स्वीकार किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करना। वही समस्या क्या? देखिए, एक शब्द कितनी बार इसमें लिखा हुआ है कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं वो चीज हमारी आने वाली पीढ़ी भी यूज करे। हम पानी पी रहे हैं, हम पानी को इस तरह से यूज करें कि जो पानी हमारी भविष्य की आने वाली पीढ़ी को बना रहे। ऐसा नहीं सारा पानी हम ही खत्म कर दें। तो यही तो है जो अंतर्राष्ट्रीय संधि संगठन होते हैं, क्यों? इसीलिए तो होते हैं। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, मतलब सब लोगों के बराबर हितों, बराबर भागीदारी हो। तो समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, भाई एक दूसरे की आवश्यकता होती है, तो पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना है। जो भी इससे क्षति होती है, जो भी एनवायरमेंट की क्षति होती है, उससे हमें निपटना है, और जो गरीबी है उससे निपटना है, और जो हमें जो रोग परेशान करते हैं ना, जो बीमारी होती है, हमें उन पर भी काम करना है। गरीबी, रोग
और पर्यावरण छत, इन तीनों पर काम करना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। मतलब जो भी देश इसमें शामिल हो रहे हैं वो अपना एजेंडा 21 तैयार करे और इन जो जो हमारे ये दे रखे ना, पर्यावरण क्षति, गरीबी, रोग से निपटान, इस पर कार्य करें। अपने देश में जाइए, इस पर काम करिए। तो ये आपका एजेंडा 21 समझ आ गया। अब देखिए संसाधन नियोजन। अब नियोजन क्या होता है, हमारी योजना हो गई है ना। देखिए संसाधन नियोजन, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। हमें संसाधनों का ऐसा यूज करना चाहिए, हमें इस तरह से योजना बनानी चाहिए कि संसाधन एक बार में खत्म ना हो जाएं। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, मतलब हमारे भारत देश में संसाधन है और संसाधन इतनी मात्रा में है कि उनकी विविधता अधिक है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि यहां ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है। हमारे भारत देश में ऐसे प्रदेश हैं जहां संसाधन अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कैसी कमी, अभी देखेंगे, अभी सब बताएगा इसमें, है ना। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, है ना। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधन की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। ये क्या आपका, ये झारखंड राज्य हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और भी प्रांत हैं, इन प्रांतों में खनिज पदार्थ हो गए, कोयला हो गए। तो इन कोयला के, इन खनिज पदार्थों क्या प्रचुर मात्रा भंडार पाए जाते हैं। ये क्या है, ये भी तो संसाधन है। ये क्या है, ये संसाधन है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आपका ये जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य अरुणाचल प्रदेश है, इसमें क्या होता है, इसमें जल संसाधन बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। जो मुख्य विकास है ना, उसकी कमी है। जल संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन इसमें जो मूल विकास है ना, उसकी कमी हो रही है। मूल विकास क्या हो गया, वहां की हेल्थ, वहां की एजुकेशन, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के उद्योग धंधे, यही तो क्या है, यही मूल विकास है, इसकी कमी हो रही है। और लेकिन जो ये है ना, ये जल संसाधन, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है। राजस्थान में पवन ऊर्जा अधिक मात्रा में है, सौर ऊर्जा है, लेकिन वहां पर जल संसाधनों की कमी है। एक जल नहीं है, वहां पर जल है ही नहीं है लेकिन इतना मात्रा में नहीं है जितने और राज्यों में है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। लद्दाख का जो शीत मरुस्थल आप उसको देखिए, अन्य भागों से अलग थलग है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, या पर्यटन स्थल है वहां पर। तो एक ही राज्य में सभी संसाधन मिल जाएं, ये तो इसको हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से संभव नहीं दिख रहा। लेकिन आप अपने उत्तर प्रदेश में देखिए, यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, पंजाब में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, दिल्ली में देखिए, विचार कीजिए थोड़ा कि आपके यहाँ कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, कौन कौन से नहीं है। ये थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा। परंतु यहां जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। कहां पर, लद्दाख में जल की कमी है, और जो भी आधारभूत जो अवसंरचना है उसकी कमी है, और खनिज संसाधन की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। इसलिए क्या है, हमें संतुलित संसाधन की योजना बनानी चाहिए। जहां जल की कमी है वहां जल मिले, जहां खनिज की कमी है वहां खनिज मिले भाई, और जहां मूल संसाधन की कमी है तो वहां पर मूल संसाधन बनाए जाएं। जो समस्या जो आप देखते हैं ना, अशांति क्षेत्र है ना, अशांति क्षेत्र का उत्पन्न होना, घरेलू युद्ध होना, औपनिवेश सरकार स्थापित कर लेना, जैसे किसी देश का किसी राज्य पर अधिकार हो जाना, जैसे आपके अंग्रेजों ने आपके भारत देश पर अधिकार कर लिया था। क्या 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 था, ये संसाधन था। संसाधनों ने उनको आकर्षित किया, व्यापार के लिए आए
और व्यापार से वो राजा बन गए। देखिए, शासक बन गए वो, सरकारी के अंग बन गए वो। वही बात है। अब देखिए, भारत में संसाधन नियोजन, है ना, भारत में संसाधन नियोजन, देखिए संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। हमें संसाधनों का अगर योजना बनानी है, क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है, जिसके निम्नलिखित क्या क्रम है, चरण है। अब देखिए क्या चरण है इनके, क्या सोपान है, हम उनको देखेंगे कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। देश के विभिन्न जो भाग है ना, उन्हें पता करिए कि कौन कौन से संसाधन है और उनकी एक तालिका बनाइए। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना जरूरी है, मानचित्र बनाना जरूरी है, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना एवं मापन करना भी जरूरी है। अरे कितनी भाषा में, कितनी सरल भाषा में तो लिख दिया है, हा? तो हमने कहा है कि हमें चीजें ऐसे पढ़नी है एक बार समझ में आए। दोबारा कोई दिक्कत होती है, वीडियो अवेलेबल है, दोबारा देख सकते हैं। और एक और मैं फिर कहूंगा कि आप हमारे इस नंदिनी IAS पर अगर पहली बार है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी लाइक भी नहीं किया और अभी शेयर भी नहीं किया, तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसको शेयर कर दीजिए और फिर इसको लाइक कर दीजिए। इतना तो आपका दायित्व बनता है ना। अब देखिए अगला खा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना पड़ेगा। मतलब तैयार करना भाई, तभी तो संसाधन का नियोजन हो पाएगा। ऐसे कैसे हो पाएगा? संसाधन विकास योजनाओं, राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। संसाधन विकास की जो भी योजना है और जो भी राष्ट्र की योजना है, जो राष्ट्रीय विकास योजना है, इनमें क्या है? समन्वय स्थापित करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, तभी तो योजना बन पाएगी। सरकार विभिन्न तरह की पॉलिसी लागू कर रही है, क्यों? संपोषण विकास, सतत संपोषण विकास, उस पर ध्यान रखना है। और इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 17 चले थे, है ना, अभी भी हैं, अभी भी कार्य है और 2030 तक रहेंगे वो। हमारे 2015 में लागू हुए थे, 2030 तक रहेंगे वो। तो हमें UPSC के छात्र हैं, तो हमें वो SDG 17 हमें रटे होने चाहिए। पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है और 17 पे कौन है, वो आपको ज्योग्राफी में हेल्प करेंगे, आपकी वो इकोनॉमी में हेल्प करेंगे ना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। कब से? ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। तो आप बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस बात का ध्यान दिया गया था? बताइए, कमेंट कर दीजिए। आगे देखिए, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। क्या है? कोई क्षेत्र है और क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी प्रवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की, अब देखिए यह है ना तदनुरूपी, समान रूप, है ना, समान रूप। तो समान रूप प्रवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की, आगे देखेंगे, संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। कहने मतलब यह है कि अगर हमारे पास संस्थाएं हैं, टेक्नोलॉजी है और संसाधन भी हैं, तो हमें विकास उससे ही नहीं होगा, बल्कि हमें उसका कौशल भी आना चाहिए, हमें इनको यूज करना आना चाहिए भाई, तभी तो हम भविष्य के लिए इसे हम यूज कर पाएंगे, रख पाएंगे हम। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। कुछ देश हैं, है ना, कुछ देश हैं जहां बहुत से संसाधन हैं, बहुत से संसाधन होते हुए भी वो क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमें इनका यूज कैसे करना है, हमें अपने संसाधन के रूप में प्रयोग करके हमें अपने इसी यूज में कैसे ला सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। टेक्नोलॉजी उनके पास है नहीं है, कौशल है नहीं है, संसाधन बहुत मात्रा में, है ना। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। अब देखिए 1947 से पूर्व भारतीय स्थिति देखिए आप लोग, अफ्रीका की स्थिति देखिए, है ना, समझ में आता है।
तो हमारे पास उस समय क्या थी? हमारे पास उस समय कोई ना तो टेक्नोलॉजी थी, कोई प्रौद्योगिकी नहीं थी, ना कोई कौशल था। आप ब्रिटेन को देख सकते हैं, अंग्रेजों को देखिए, है ना, समझ सकते हैं आप लोग। अब देखिए, क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताइए। ये थोड़ा आपका काम है ना, थोड़ा आपको भी इसमें सतर्क रहना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अब देखिए, उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है। अब देखो बात आ गई ना उपनिवेश पर, भाई बात उपनिवेश पर आ गई, है ना। देखिए, उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे। विदेशों ने जो आक्रमण किए थे ना, वो उनके लिए मुख्य आकर्षण रहे, है ना। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया। लिंक करिए अपनी हिस्ट्री को, लिंक करिए, तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। देख लीजिए, है ना। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। अंग्रेजों के पास क्या था? टेक्नोलॉजी, कौशल। भारत के संसाधनों का उसने क्या किया? शोषण किया। उसने अपने यहाँ की इकोनॉमी बढ़ाई, अपने यहाँ को रोजगार दिया अपने ब्रिटेन में, और ब्रिटेन की खाद्य जो भी आपूर्ति थी उसको पूरा किया। जो जरूरत थी कच्चे माल की वो पूर्ति की। कौशल, टेक्नोलॉजी, संस्थाएं तब भारत के पास थी नहीं। अफ्रीका के पास, जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और जो भी उसमें देश है, तब उनके पास थी नहीं। क्या हुआ? उनका शोषण। तो इसने हर बात को डिफाइन कर दिया, है ना। देखिए, उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। आगे भारत की बात आ गई, देख लीजिए। मैंने क्या कहा? आपको कुछ नहीं रटना, कुछ रटना ही नहीं है, बस आपको समझना है, बस समझते चलिए। जब आप पूरी तैयारी करेंगे ना, आपके इतने मोटे मोटे रजिस्टर भर जाएंगे ना करते करते, फिर आप ये बोलोगे मुझे इसमें एक अक्षर याद नहीं है और समझ में सब कुछ आता हमें। वो कॉन्सेप्ट आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। वो कब? जब ध्यान से पढ़ेंगे तब। समझना है हमें, रटना कुछ नहीं है। कुछ चीजों को ध्यान रखना, हम आपको वो बता देंगे। देखिए, अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। देखिए, हर बात को लिख दिया इसने। इसलिए तो हमें पढ़नी है अपनी एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी सही से पढ़ लेते हैं ना, तो प्रीलिम्स आपका बहुत अच्छा जाएगा, सच बता रहा हूं, बहुत अच्छा। पर क्या करें, बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं, है ना, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िए। और हमारी जो वीडियो पड़ी हो ना, यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, 5-6 दिन में देख लेंगे आप उसे, केवल 5-6 दिन में। और जो लोग तैयारी करें, आप उन्हें बताइए कि नंदिनी आईएएस के तरफ से आप लोगों के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री और भी चीजें आपको कराई जा रही है। आपके प्रीलिम्स के लिए सीसेट भी कराया जाएगा। देखो कैसे नहीं निकलेगा आपका यूपीएससी एग्जाम। बस बने रहिए और काम करते रहिए, और अपने दोस्तों को इसमें जोड़ते रहिए ना, उनको बताते रहिए भाई ये नंदिनी आईएएस सब लोगों के लिए बेहतर कर रहा है। संसाधनों का संरक्षण। अब हमें संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है जो हमारे भविष्य के लिए उपयोगी बने रहे। देखिए, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी तरह का विकास हो, उसमें संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज हम जो विकास की, जो विकसित भारत बनने जा रहा है, भारत देश, ये विकसित भारत की घोषणा कर रहा है। किस लिए, क्यों कर रहा है? क्योंकि संसाधन पर्याप्त मात्रा में होते जा रहे हैं हमारे भारत देश के पास। इसलिए कोई ऐसे नहीं कह देता, है ना। अब देखिए, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग, अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर हमने उसका विवेकपूर्ण उपयोग किया, अगर अतिदोहन किया, तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है? सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या हो सकती है।
हमारा समाज इफेक्ट हो सकता है, हमारा आर्थिक सिस्टम खराब हो सकता है, पारिवारिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। यही तो है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। इन सबसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। भूतकाल से देखिए, बहुत सारे नेताओं ने संसाधनों का संरक्षण के लिए बातें कही है, और उसमें से एक हमारे महात्मा गांधी जी रहे हैं। सम्माननीय है वो, हमारे आप सभी लोगों के सम्माननीय है महात्मा गांधी जी। उन्होंने क्या कहा, देखिए, उदाहरण के तौर पे गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। क्या की है? देखिए, समझिए थोड़ी इस बात को, कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास, हमारे भारत देश में हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो, उसके लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। क्योंकि लालच जब बढ़ता है ना, तब उस लालच की संतुष्ट कर पाना संभव नहीं है। और क्या बोला, देखिए, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। अगर ये यहां से निबंध बन जाता है ना, तो भाई साहब 15 शब्द बड़े आराम से लिखे जाएंगे इस पर। जोड़ दीजिए अपने संसाधनों को, लिंक कर दीजिए संधियां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संधियां, अपने देश में संसाधनों का वितरण कर दीजिए। इसको अपने पानी से जोड़िए, जल से जोड़िए, स्वास्थ्य से जोड़िए, आप इसे एनवायरमेंट से जोड़िए, आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं आप उससे जोड़िए। अगर इसकी कमी होती है तो हम इसका कैसा हमें उसे सुरक्षित करने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं। एक देश का संसाधन अगर खत्म होता है, एक देश का अगर संसाधन खत्म हो जाता है, तो वो देश क्या करता है, कौन कौन संधियां होती हैं। 1012 शब्द बड़े आराम से लिख जाएंगे इस पर। यही तो है यूपीएससी, और क्या है। इसलिए तो पढ़ते हैं एनसीईआरटी, जब पढ़ेंगे तभी हमारी समझ खुलेगी। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास्य के लिए आप क्या करेंगे, देखिए, है ना। देखिए, लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। कौन सी? शोषणात्मक प्रवृत्ति, शोषण करना, यह प्रवृत्ति जिम्मेदार है लालची और स्वार्थी व्यक्ति की। लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। वे क्या थे? अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। कौन? महात्मा गांधी जी, है ना। और ये लालची स्वार्थी इनको बताया जो शोषण की पद्धति अपना रहे हैं अपने लालच के लिए। वो किसी एक व्यक्ति के पक्षधर थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक है, हमारे भारत देश में कई लोग थे उसमें, अभी भी हैं, तो महात्मा गांधी जी किसी एक व्यक्ति के पक्षधर नहीं थे, वो पूरे जनसमूह के पक्षधर थे, पूरे जनता का भला चाहते थे महात्मा गांधी जी। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है, जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया था। उसको फिर उसमें कहा है उसमें 1987 में ब्रुंटनलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषण विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई, और इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। और हम रियो डी जेनेरो जो ब्राजील में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, हम पढ़ चुके हैं, भी पढ़ाया हमने। तो इसके लिए हमारा अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य पुस्तक हुई थी, पुस्तक निकाली गई,
उसमें हमें अपने संसाधनों को कैसे बचाना है, उन पर कौन कौन सी नियम लागू करने हैं, और गांधी जी के स्टेटमेंट के अनुसार कैसे हमें योजना करनी है, वो सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। अब देखिए भू संसाधन, अब बात आती है भू संसाधन की। देखिए हम भूमिहीन, एक मिनट रुकना, ठीक है, हम भूमिहीन हम भूमि पर रहते हैं, क्या करते हैं, हम भूमि पर रहते हैं, हम सब लोग क्या करते हैं, भूमि पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। पर सारे काम हम इसी पर तो करते हैं, पृथ्वी पर रहकर ही तो सारे काम करते हैं हम। विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं ना, खेती करना, पृथ्वी से खनिज निकालना, और भी कार्य है वो करते हैं हम, तो विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्या है भूमि, एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अतः आप देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। ये सारे काम कहाँ होते हैं, आपकी जमीन पर, आपकी भूमि पर। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भाई भूमि तो भूमि है, कोई रबड़ थोड़ी नहीं बढ़ जाएगी, भूमि है, इसलिए एक सीमित संसाधन है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। सावधानी से और योजना के अनुसार इसका उपयोग होना चाहिए। जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या बढ़ रही है, मकान बनाने के लिए जमीन चाहिए, खेत के लिए जमीन चाहिए, क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन को नष्ट कर रहे हैं। जमीन तो जमीन है ना, इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें सावधानी से और योजनाबद्ध तरीके से हमें इसका यूज करना चाहिए। आगे देखिए, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। ये आपकी पृथ्वी पर ही तो पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। अब देखिए कितना, 43% जो भू क्षेत्र है वो कैसा है, मैदान में है पृथ्वी का, और जो कृषि और उद्योग के लिए विकास के लिए सुविधाजनक है। इसमें कृषि होती है, उद्योग क्रियाएं विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। देखिए पर्वत कितनी एरिया, 30%। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित करते हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बारहमासी जल रहता है उन नदियों में, क्यों, हिमालय प्रक्रिया है वहां पर, देखिए जल बर्फ पिघलती है, नदी बहती रहती है, वहां पर पानी आता रहता है। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है हिमालय, आपके पर्वत क्षेत्र, और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं पर पारिस्थितिकी भी तो है वहां पर। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। कितना, 27% हिस्सा किसका है, पठारी क्षेत्र का है। और इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, यहाँ पर वन पाए जाते हैं। ये क्या है, इनका अपार कोष है आपके पठारी क्षेत्र में, जो कितना है, 27% हिस्सा है आपके भारत देश का। 30% भाग पर क्या है, पर्वत है। 43% भाग पर क्या है, मैदान है। ये थोड़ा डाटा है, आप इसे थोड़ा याद रखेंगे, यूपीएससी यहां से एस्टिमेट बना के पूछ सकती है ना। आगे देखिए, भू उपयोग है ना, उससे हम पहले देखेंगे, और ऊपर देखिए उन्होंने बता दिया है। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि 43% भाग पर जो आपको नीला दिख रहा है ना, ये इस पर क्या है, इस पर मैदान है। जो आपको पीला दिख रहा है ना, पीला, ये क्या है, पठार है। कितना, 27%। और ये जो शेष बचा हुआ क्या है, ये 30% पर पर्वत है। समझ में आ गया ना आपको। अब भू उपयोग, भू उपयोग देखिए, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। किन उद्देश्यों से किया जाता है, देखिए, वन के लिए यूज किया जा सकता है, किया जाता है ना, भू उपयोग, भूमि का उपयोग। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब जिन पर कृषि नहीं होती, वो कौन कौन सी भूमि है, देखिए, बंजर और कृषि अयोग्य भूमि, जिन पर खेती नहीं होती,
इसके अलावा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग, इन पर क्या खेती होती है? नहीं। तीसरा आप देखिए, पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि कौन सी? स्थायी चरागाह है, अन्य गोचर भूमि, इन पर खेती होती है? नहीं। यहाँ पर चरागाह है तो खेती कहां से होगी? विविध वृक्ष फसलों उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्रों से शामिल नहीं है, इनमें खेती नहीं होती। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, कैसी है? बंजर भूमि है। अब बात आती है प्रति भूमि की, है ना। देखिए, प्रति भूमि, वर्तमान प्रति जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, ये क्या है? ये वर्तमान प्रति भूमि है। एक समय मतलब एक वर्ष या उससे कम समय तक खेती न की गई हो, वो आपकी क्या है? वर्तमान प्रति भूमि हो गई। ब नंबर क्या है? वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन भूमि जहां 1 से 5 वर्ष से खेती न की गई, मतलब वहां पर 1 साल से लेकर 5 साल तक कोई खेती न की गई हो। तो ये सारी चीजें अब देख सकते हैं। अब देखिए, शुद्ध शुद्ध को बोलते हैं निवल एंड नेट, है ना। तो निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, वह शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है, तो फसलें उगाई जाती हैं और काटी जाती हैं। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध या निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है? वह सकल कृषिगत क्षेत्र कहलाता है। और उसमें आगे क्या लिखा हम देखेंगे। देखिए, ये जो 45.26% जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये क्या है? गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र है, ये जो आपको इसमें ये देखा गया है ना। और आपको जो नीला है ना, नीला, ये क्या है? 18.11%, 18.11% क्या है? ये वन वाला क्षेत्र है। बंजर तथा कृषि योग्य भूमि क्या है? ये 12.01% है ना। और भी आपका इसमें दे रखा परसेंट, आप देख लीजिए, है ना। और आप इसमें देखेंगे इधर शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कितना है? ये 45.5%। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रति देखिए 23.3%, है ना। वर्तमान प्रति कितनी है? 4.9%। और भी इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं। यानी डायरेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 इसमें लिखा हुआ है, उसका उन्होंने आंकड़ा दे रखा है ना। अब देखिए, भारत में भू उपयोग प्रारूप, भारत में भूमि के उपयोग का क्या प्रारूप है उसमें बताएंगे, इसमें है ना। देखिए, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि इसमें शामिल है। किसमें? भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में ये शामिल हैं। भौतिक कारक जैसे मतलब भू आकृति हो गई, जलवायु हो गई, मृदा हो गई, मृदा के प्रकार हो गए, ये क्या है? ये भौतिक कारक हो गए। मानवीय कारक में आप देखेंगे जैसे जनसंख्या हो गई, जनसंख्या घनत्व हो गया, प्रौद्योगिकी, है ना, टेक्नोलॉजी, है ना, इसकी क्षमता, संस्कृति, परंपरा इत्यादि शामिल है। किसमें? मानवीय कारक में। तो ये भारत में भू उपयोग का प्रारूप क्या है? भू उपयोग का प्रारूप आप देखेंगे भौतिक कारक और मानवीय कारक, ये दोनों शामिल है इसमें। भौतिक कारक और मानवीय कारक दोनों शामिल है इसमें। देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। इसके 93% भाग के ही भू आंकड़े उपलब्ध हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए 93% की जानकारी मालूम है ना। जो भी आपके पूर्वोत्तर प्रांत हैं,
असम को छोड़ करके, और जो भी आपके पूर्व साइड के प्रांत है ना, इनको छोड़ करके, असम को छोड़ करके अन्य प्रांतों को सूची क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं की है, इसलिए असम को छोड़ दिया गया है। और भी जो आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, प्रांत हैं, उनकी जानकारी इसमें नहीं दी गई है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है ना। तो ये थी हमारी बात, और इसमें थोड़ा और बचा हुआ है ना, मुश्किल से 15-20 मिनट का होगा, तो आप बने रहिए। देखिए, स्थायी चरागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। जो स्थायी चरागाह थे उसके अंतर्गत भी भूमि की कमी हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे, बताइए। इतनी मात्रा में पशु है भारत देश में, उनके लिए चारा चाहिए, तो चारा आएगा कैसे? और इसके क्या परिणाम होंगे? वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है। वर्तमान की जो प्रतिभूमि है, इसके अलावा जो भी अन्य प्रतिभूमि है, वो कैसी अनुपजाऊ है, उस पर कोई उत्पादन नहीं होता। और इन पर फसलों उगाने के लिए कृषि लगान बहुत ज्यादा, कृषि लागत बहुत ज्यादा होती है। अगर हम इन पर फसल अगर उगाते भी हैं, तो फसल उगाने की जो लागत है ना, वो अधिक हो जाती है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। 2-3 वर्षों में इसको 1 या 2 बार बोया जाता है। और यदि इसे शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्रों में शामिल कर लिया जाता है, तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। अगर हम इनको शामिल कर लें, जो भूमि है ना, जो 2-3 साल में एक बार बोई जाती है, अगर हम इसको भी शामिल कर लें, तो हमारे जो कृषि का क्षेत्रफल होगा, कितना होगा? 54% होगा। शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। क्या है? विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। कहां पर? पंजाब में और हरियाणा में। कितना पर? 80% भूमि पर खेती होती है। परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां की भौगोलिक दशा, भौगोलिक कंडीशन। देखिए, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं। कितने? 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है ना। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भाई, पारिस्थितिकी संतुलन भी तो बना के रखना है, तो इसके लिए क्या करना है हमें? ये वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। किस पर? जो वन संपदा है ना, उसकी, उस पर। जो वन की 33% जमीन है ना, उस पर। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टाने, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल होती है ना। बंजर भूमि में कैसे शामिल होगी? पहाड़ी होगी, चट्टानी हो गई ना, सूखी होगी, मरुस्थलीय होगी। कैसे होगी? ये बंजर भूमि होगी। और गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं, जिन पर खेती नहीं हो सकती है समतल मैदान में, लेकिन उन पर खेती कहां से होगी? उन पर सड़कें बनी हुई है ना, उद्योग लगे हुए हैं, रेल लाइन बिछी हुई है, तो कैसे होगा ये? लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। भू संसाधन क्या हो रहे हैं? निम्नीकरण हो रहा है। कैसे? फसल ही नहीं उपज पा रही है। ऊपर जितनी मात्रा फसल होनी चाहिए उतनी मात्रा हमें फसल नहीं पैदा कर दे पा रही जमीन। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। जब भैया फसल ही पैदा नहीं होगी, तो समाज पर क्या होगा? गंभीर असर पड़ सकता है। अब देखिए, भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। अब देखिए, भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं, ये तो आप जानते हैं, तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेंगी, मतलब भविष्य की पीढ़ी भी करेंगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। इन सारी चीजों कहां से करते हैं? भूमि से प्राप्त होता है ये सारी चीजें हमें। मानव कार्यकलापों
के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है ना। अब देखिए, इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। कितनी? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि। देखिए, अगर इस पर जमीन, अगर इस पर बढ़िया से खेती हो ना तो क्या होगा, समझ सकते हैं आप लोग, कितना लाभ होगा। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। निम्नीकृत वन। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है, मतलब जिनका अपर्दन जल के द्वारा हो जाता है। और 28% भूमि जिन पर भूमि कैसी है, निम्नीकृत है, वो भूमि वनों के अंतर्गत आती है। अब देखिए, और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिपश्चारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है ना। अतिपश्चारण कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, खनन भी कर रहे हैं उससे, उस भूमि पर, तो क्या होगा, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के स्थान पर खुला छोड़ दिया जाता है। खनन कर लिया हमने, खनन करने के बाद उन स्थानों को गहरी खाइयों और मलबों के साथ उनको खुला छोड़ दिया जाता है। जिससे क्या होता है, खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है ना। वनोन्मूलन मतलब वन की कटाई, वन की कटाई भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। कहां कहां पर? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। और हो क्यों रहा है ये? खनन के लिए, है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अतिपश्चारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। कहां पर? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आपके महाराष्ट्र में अतिपश्चारण मतलब पशु की अधिक चराई होती है, जिससे क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। जहां पर सिंचाई अधिक हो जाती है इसलिए भूमि निम्नीकरण हो रही है, मतलब फसल कम उत्पन्न कर रही है भूमि, इसलिए। अब देखिए, उत्तरदायी कारक देखिए, है ना। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है। जब किसी खेत की सिंचाई अधिक कर देंगे तो उसमें लवणता और क्षारीयता दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो भूमि निम्नीकरण हो जाती है ना। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा वर्तमान उद्योग में चूने, खड़िया मृदा और शैल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है ना। जो भी सीमेंट कारखाने चल रहे हैं, खड्डी वगैरह, ये इनका जो पिसना होता है, इसका जो भी मिट्टी कण जो उड़ते हैं ना, वो जमीन पर बैठ जाते हैं, फिर जमीन की जल सोखने की शक्ति होती है ना, उसको ये कमजोर करते हैं। बस ये सीधी सी बात है, और क्या है ना। अब देखिए, पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। समझ में आ गया ये? भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। देखिए क्या क्या तरीके हैं। हमें भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को हमें हल करना है तो उसके क्या कारण हैं। देखिए, इसके कारण है वनरोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन करना। इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं आप लोग। पेड़ों की रक्षक मेखला, है ना, शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं ना। पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों को लगाकर स्तर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। मतलब भूमि कटाव कम हो उसके लिए ये काम किए जा सकते हैं। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, जो बंजर भूमि है उसके हमें उचित प्रबंधन करने चाहिए। खनन नियंत्रण करना चाहिए और औद्योगिक जल को प्रसंस्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ये हमें भूमि निम्नीकरण के उपाय बता दिए। अब बात आती है मृदा संसाधन, मिट्टी संसाधन की। अब बात आती है मृदा संसाधन की।
तो इससे शुरू करने से पहले हम आपसे एक बार पुनः बोलते हैं कि जो बच्चे हमारे इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब चैनल अभी सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है तो कर दीजिए, और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया तो वो भी लाइक कर दीजिए, है ना, कर दीजिए, अभी कर दीजिए, और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हम आपके लिए बेहतर टू बेहतर मतलब बढ़िया कंसेप्ट देंगे आपको, और जो आपके एग्जाम में उपयोगी हो और आपको भी पढ़कर अच्छा लगे कि हाँ हमने कुछ सीखा है और हमारे लिए उपयोगी है। अब देखिए, अब देख लेते हैं मिट्टी संसाधन, मृदा संसाधन। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण है और क्या नवीकरण योग्य है। मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है ना। यह पौधों के विकास का माध्यम है। भाई पौधों का विकास इसी पर तो होता है, भाई पौधे इसी में तो उगते हैं। जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है मिट्टी, है ना। मृदा एक जीवन तंत्र है। मृदा एक जीवन तंत्र मतलब जीवन देता है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। देखिए, मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। इनसे यह क्या है, मृदा बनती है। क्या क्या, संस्तर सेल हो गए, जलवायु हो गई, वनस्पति हो गई, अन्य जैव पदार्थ हो गए, है ना। उसका समय तो मुख्य कारक है ही इसमें मृदा बनने में। 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों समय लग जाते हैं, देख लीजिए, है ना, लाखों वर्षों का। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। ये क्या करती है, ये मृदा बनने में भूमिका निभाती हैं। पवन हो गई, हिमनदी हो गई, अपघटन की क्रिया हो गई, ये आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा में जो भी रासायनिक और जैविक चेंजेस होते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। और मृदा जैव, जैसे हम ह्यूमस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमस, मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा जैव पदार्थ और अजैव पदार्थ दोनों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा के निम्नलिखित प्रकार हैं जो हम आप ये पढ़ेंगे। अब देखिए, यह हमारी एक चट्टान है, शुरुआती चट्टान, मतलब इस पर किसी चीज का कोई अभी उपयोग नहीं है, मतलब चट्टान है शुरुआती, ना इस पर कोई अवसाद है, ना कोई इस पर पेड़ पौधे है, कुछ भी नहीं है, एक चट्टान का टुकड़ा है ना। और ये अपक्षय रहता है, मतलब एक आधारी चट्टान है, इसका कोई अपक्षय नहीं हुआ। एक जो मिट्टी बनेगी ना, मिट्टी उसके आधार जो चट्टान है ना उसका काम करेगा, एक आधारी चट्टान ही है। अब इसका आप देखेंगे, इसका थोड़ा चेंजेस हुआ, रूपांतरण हुआ, थोड़ा टूट फूट हुई, फिर क्या बन गया ये आधे स्तरीय अपक्षयित अपधारी चट्टाने। आधे स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टाने मतलब उसका थोड़ा बहुत मतलब रूपांतरण हुआ उसका आधारी चट्टान का, तभी तो लिखा है आधे स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टाने। तो थोड़ा इसमें चेंजेस हुआ तो ये बनी अब आधे स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टाने। अब इसके बाद फिर इसका भी थोड़ा रूपांतरण हुआ, रासायनिक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं। मिट्टी जो कण होते हैं, चट्टान होते, टूट फूट होती है, उनकी टूट फूट होती है, फिर क्या होते हैं, पहले बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। पहले कोई एक चट्टान थी, है ना, सूर्य का प्रकाश पड़ा उस पर, प्रकाश पड़ेगा तो उसमें गर्मी आएगी तो उसका प्रेशर होगा, सूर्य छिप जाएगा तो क्या ठंडा होगा, संकुचन होगा, प्रसारण और संकुचन और वायु, इनके माध्यम से उस चट्टान में हो गया क्रैक, तो बड़े बड़े उसके कण बन गए, तो क्या होगी वो आधे स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टान। अब फिर भी क्रिया वो जारी है, भाई सूर्य एक दिन तो निकलता नहीं, रोज निकलता है, हवा रोज चलती है, क्रिया वो भी जारी है, तो फिर उसके और छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उसके और छोटे छोटे टुकड़े हो गए, है ना, मिट्टी बनेगी और एक मिट्टी हो गई, गाद बनेगी उसकी, बालू के कण हो गए, तो ये क्या बनेगी आपकी उपमृदा अपक्षयित चट्टाने, बालू गाद सिल्ट व मृतिका।
अब इसमें भी चेंजेस हुआ, इसके बारीक बारीक कण हो गए, महीन कण हो गए, फिर क्या बन गया, और इसका एक प्लेट बन गया ऊपर का, मतलब संस्तर बन गया, मतलब तो क्या हो गया, ये ऊपरी संस्तर की मृदा जिस पर खेती होती है, जिससे मृदा बनने में लाखों समय लग जाता है, लाखों वर्षों का। ये तो ये आपको समझ आएगा होगा, है ना। अब देखिए मृदाओं का वर्गीकरण, देखिए मृदाओं का वर्गीकरण देखिए। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भूआकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्या होता है, भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच स्थिति है ना, ऊंचे ऊंचे कई प्रकार की भूआकृतियां हैं। भाई आपकी भारत की भूआकृति तो आपको पता है, कई तरह की आपकी जलवायु है, वनस्पतियां हैं, तो इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं, मतलब अनेक प्रकार की मिट्टियां विकसित हुई हैं, है ना। अभी चलते हैं, थोड़ा रुके। अब देखिए जलोढ़ मृदा, नाम से स्पष्ट हो रहा, जलोढ़ मृदा, जल के द्वारा जो मृदा निक्षेपित की जाती हो वो क्या है, जलोढ़ मृदा। अब जल के द्वारा मृदा कहां निक्षेपित होती है, आपके उत्तरी मैदान में, भारत देश का उत्तरी मैदान हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तराखंड हो, ये हाँ ये क्या बोलते हैं, ये उत्तराखंड, ये दिल्ली, है ना। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़, ये क्या है, ये जलोढ़ मृदा का चित्र आप देख लीजिए। ये उपजाऊ अधिक मात्रा में होती है ना, इस पर गन्ना, गेहूं, ये खेती इस पर होती है, चावल वगैरह। तो जलोढ़ मृदा जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है, अवसादों से यह बनी हुई है। एक सकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। कहां तक, राजस्थान तक भी और गुजरात तक भी ये मृदाएं फैली हुई हैं। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। किसके, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की जो डेल्टा हैं ये भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। ये बात हो रही है पूर्वी तटीय मैदान की, है ना। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। किसके, रेत के, सिल्ट के और मृत्तिका के। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, नदी के मुहाने से घाटी में जैसे ऊपर की ओर जाते हैं ना, तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं, ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चौ क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। जब पर्वतों से नदियां, जब हिमालय पर्वत से जब नदियां निकलती है ना, तराई क्षेत्र पड़ता है, तो वहां पर्वतों से जो भी काट छाट होता है ना, तो बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते आते हैं, वो जमा होते हैं, फिर नदियां अंदर चली जाती है, प्रवेश्यता हो जाती है, मतलब है ना, पारगम्यता। फिर आगे चल करके क्या होता है, वो नदियां पुनः तल पर आ जाती है, तराई क्षेत्र प्रवेश करती है, अवसाद जमा, वहां पर क्या होता है, अवसाद जमा होता है वहां पर, है ना। तो तलहटी पर बने मैदान जैसे द्वार, चौ क्षेत्र और तराई में आमतौर पर यह पाई जाती है। और कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। किससे, आयु से। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की है। कौन कौन सी, देखिए, पुराना जलोढ़ यानी बागर, और नया जलोढ़ मतलब खादर। अब देखिए पहले ये नदी का, जैसे नदी बह रही है, नदी ये नदी बह रही है, ये मान लेते हैं ये नदी बह रही है। पहले नदी का जल यहां तक जाता था, यहां तक मान लेते हैं ये यहां तक जाता था। अब ये जल यहां तक ना पहुंचकर अब जल ये यहां तक पहुंच पा रहा है ना। तो ये जो जगह बची है ना, ये जो जहां जल पहले जाता था,
वो क्या हो गया, बागर हो गया। क्या, बागर। और जो जल यहां तक पहुंच रहा है ना बाढ़ का, यहां तक नदी का, ये क्या हो गया, ये खादर हो गया। तो बागर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है, वो बहुत पहले की बात है ना। और खादर मृदा में बागर मृदा की तुलना में ज्यादा मेहनत कर पाए जाते हैं, और जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं। कैसी, फास्फोरस, पोटास और चूना युक्त। ये ध्यान रखिए, फास्फोरस, पोटास, चूना युक्त, ऐसे चीज आपकी एकदम बनती है ना। तो देखिए, पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं। इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं ये चीजें। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। क्या होती है, गहन कृषि होती है। और यह जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। जहाँ सूखे क्षेत्र है ना, उनकी मृदा अधिक क्षारीय क्यों होती है, क्योंकि वहां पर वाष्पन की दर अधिक मात्रा में होती है, इस वजह से। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अब बात आती है काली मृदा की। कौन सी, काली मृदा की। देखिए, इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदा कहते हैं। तो काली मृदा क्या बोलते हैं, रेगर मृदा बोलते हैं। आपकी यूपीएससी में स्टेटमेंट बन सकता है। मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती हैं और इन्हें काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली कपास मृदा है ना। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बेसाल्ट बोलते हैं, है ना, क्षेत्र के उच्चतर पश्चिमी भागों में, उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। कहां कहां पर, आपके महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। अब लोकेशन कहाँ है, तो हम आपसे पहले चिल्लाते चले आ रहे, कहते चले आ रहे हैं कि आप अपने पास एक मैप रखिए, राजनीतिक मैप रखिए भारत का, विश्व का भी रखिए, पॉलिटिकल रखिए और फिजिकल भी रखिए। अब ये महाराष्ट्र आपके भारत देश में कहाँ, कौन सी लोकेशन पर, आप उसे देखिए अपने पास, देखिए आप उसे कहां पर है। ये आपका ये सौराष्ट्र कहां पर है, मालवा कहां पर है, मध्य प्रदेश कहां पर है, छत्तीसगढ़ कहां पर है, इसकी लोकेशन देखिए आप लोग, देखिए, थोड़ा इमेजर कीजिए, तो चीज आपको लिखने में, समझने में आसानी होगी। अब देखिए, ये मैप है ना। ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन, ये पर्वतीय और वनीय क्षेत्र है। ये आपका ये सिक्किम हो गया, आपके अरुणाचल प्रदेश का ये हिस्सा हो गया, आपका इसमें जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, यहाँ तक, या जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख हो गया, आपका इसमें हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, कुछ हिस्सा पंजाब का हो गया इसमें, कुछ हिस्सा हरियाणा का हो गया इसमें, है ना। और इसमें देखिए आगे क्या दे रहा है, ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये क्या है, जलोढ़ मृदा, जो जल नदियों द्वारा ये मृदा बनाई जाती है। देखिए, ये आपका पंजाब है ना, हरियाणा, और ये आपका राजस्थान का कुछ हिस्सा, आपके दिल्ली, है ना, आपका उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, और आपका कुछ ही गुजराती हिस्सा पाया जाता है इसका, जलोढ़ मृदा का। और आपके जो पूर्वी तटीय मैदान हो गया ये वाला, है ना, कह सकते ये लाल और पीली मृदा क्या है, ये लाल पीली मृदा देखिए, ये कुछ हिस्सा आपका उत्तर प्रदेश का भी है इसमें, मध्य प्रदेश का भी इसमें हिस्सा कुछ है ना, यहाँ तक, यह क्या उत्तर प्रदेश का हो गया, ये यहाँ, ये झारखंड का हो रहा है, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का हो रहा है ना, आंध्र प्रदेश का हो रहा है, तेलंगाना वगैरह, ये तमिलनाडु का हो रहा है ना, या कर्नाटक का हो रहा है, ये महाराष्ट्र, ये गोवा वगैरह यहाँ पर, है ना, केरल का सतह उपजा हुआ है। तो हमें ये क्या करना है, ये लोकेशन में याद रखनी है, देखनी है अपने मैप में, ये कौन क्षेत्र कहाँ पाया जा रहा है। और ये आपका काली मृदा वाला क्षेत्र हो गया, आपका ये मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये कर्नाटक, है ना, ये हिस्सा तक आ रहा है। और इसके बाद क्या बचा,
लेटराइट शुष्क, ये लेटराइट मिट्टी हो गई। अरे कहाँ यार, एक मिनट रुको। ओ, रुकिए थोड़ा, है ना। तो ये तो हमारा मैप हो ही गया, है ना, ये हो ही गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं इससे। देखिए, आपको जो ये दिख रहा है ना, ये काली मृदा है। काली मृदा जब जब गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है ये। जब ये सूखती है ना तो इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं काली मृदा में। तो देखिए, दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियां तक फैली है। दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक ये फैली है, दक्षिण पूर्वी दिशा में। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। मतलब ये क्या करती है, ये नमी अधिक मात्रा में धारण करती है। और इसकी आप देखेंगे, इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से ये भरपूर होती हैं। कौन कौन से? मैग्नीशियम हो गया, पोटास हो गया, चूना हो गया। इनके नाम आपकी यूपीएससी पूछ ले जाते हैं। परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। काली मृदा में किसकी मात्रा? फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर यह मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है, क्योंकि इस समय इनकी जुताई आसानी से हो सके। अब देखिए, लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार और आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले स्थानों पर विकसित हुई है। जहां कम वर्षा होती हो वहां पर। कहां पर? ये दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों के रूप में हुई है, जब वर्षा कम मात्रा में होती है। कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। तो ये अब कहाँ आ रहा है, ये उड़ीसा कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ कहाँ पाया जाता है, मध्य गंगा मैदान कहाँ पाया जाता है, बताइए। दक्षिणी छोर पर, और ये है ना, ये क्या लिखा है, ये पश्चिमी घाट अब कहाँ पाया जाता है? देखिए, पहाड़ी पद पर पाई जाती है। यानी मृदाओं का रंग लाल, रवेदार, आग्नेय और रूपन चट्टानों में लोह धातुओं के प्रसार के कारण होता है। क्यों होता है? इसमें लोह धातुओं का प्रसार होता है, इसलिए इनका रंग लाल होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। किसके कारण? जलयोजन के कारण। तो लोहे के कारण हो गया लाल रंग, और पीला रंग हो गया जलयोजन के कारण। समझ में आ गया ना आपको? अब आगे लेटराइट मिट्टी। देखिए, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। क्या है? ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं एक के बाद एक आने के कारण होता है। तो ये कैसी मिट्टी है? ये लेटराइट मिट्टी है, जिसका जिसका काम ईंट बनाने में, सड़क बनाने में यूज होता है, इस मिट्टी का काम। तो ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय मैदान में पाई जाती है। शुष्क और गर्मी, मतलब ये जो आर्द्र और शुष्क, आर्द्र ऋतु आई, फिर शुष्क ऋतु आई, फिर आर्द्र, फिर शुष्क, इससे ये मृदा बनती है आपकी लेटराइट। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छलन का परिणाम है। भारी वर्षा होती है तो उस वर्षा का क्या होता है? लीचिंग होता है ना। तो लीचिंग का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। अम्लीय पीएच मान देखिए इसका, है ना। और इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। क्या होती है? पौधों के लिए पोषक तत्व ना, उसकी कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। जहां इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहां इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है। जहां पर ये सदाबहार और जो पर्णपाती वन मिलते हैं ना, वहां पर ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में ह्यूमस की मात्रा में कमी आती है।
स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन तथा भू निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तो चाय कॉफी कहाँ होती है? आपकी लेटराइट मिट्टी में। अब देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटराइट मृदाओं में काजू की फसलें मुख्य रूप से होती है यहाँ पर, है ना। अब देखिए स्थली मृदा, ये मरुस्थली मृदा, क्या मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। कैसा होता है रंग इनका? इनका लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक है। किसके कारण? शुष्क तापमान, ये उच्च तापमान और शुष्क जलवायु के कारण जल वाष्प दर अधिक है। और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। क्यों पाई जाती है चूने की? है ना, क्योंकि यहाँ कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की जो परत है ना, उनमें चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। और थोड़ा आगे देखते हैं। जिस कारण मृदा में जल अंत स्यंदन, है ना, जल अंत स्यंदन यानी फिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। वन मृदा देखिए आप लोग, वन मृदा, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहां पर? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। पर्वतीय जो पर्यावरण है उनके अनुसार इनके गठन में बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। नदी घाटियां होती है ना, इनमें मृदा दोमट होती है और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कड़ों के रूप में होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। हिमालय का जो हिमाच्छादित क्षेत्र है ना, वहां पर इन मृदा का बहुत अपर्दन होता है और यह अधिसिलिक है, अधिसिलिक तथा ये सब एसिडिक बोलते हैं, ह्यूमस रहित होती हैं। ह्यूमस नहीं होता इनमें। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी, सोपान और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। भाई जो जलोढ़ पंख है वहां पर तो मृदा उपजाऊ होगी। और देखिए मृदा अपर्दन और संरक्षण की बात देखेंगे आप। मृदा अपर्दन हो रहा है, उसका हम संरक्षण कैसे करेंगे? देखिए, मृदा के कटाव और उसके स्वभाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा का जो कटाव हो रहा है, उसका जो बहाव हो रहा है ना, तो इस प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। मृदा बन रही है और मृदा का अपर्दन हो रहा है, ये क्रियाएं साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, जैसे वनों की कटाई करना, अथपश्चारण, अधिक मात्रा में पशु का चारण करना, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपर्दन करते हैं। भाई मृदा का अपर्दन कौन करते हैं? प्राकृतिक तत्व। देखिए जैसे पवन हो गया, हिमनदी हो गई, जल मृदा है ना, जल मृदा अपर्दन करते हैं। बहता जल मृतका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इनको जोता नहीं जा सकता। इसे उत्खात भूमि कहते हैं। क्या? उत्खात भूमि। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये मृदा का अपर्दन हो रहा है ना। ये नदी बह रही है तो मिट्टी देखो ये है ना, ये कटती जा रही है। देखिए चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। जैसे कोई बड़ा क्षेत्र है उसमें जल बह रहा है ना, जल ऊंचे से नीचे की तरफ बहता है तो अपने साथ जो जहां जल बह रहा तो ऊपर की जो मिट्टी है वो काट के ले जाएगा, है ना। तो क्या होगा? वो मृदा अपर्दन होगा। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन कहते हैं। क्या बोलते हैं? चादर अपर्दन यानी सीट इरोजन कहा जाता है। अब देखिए पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। जहाँ ढालू है, यहाँ पे बालू है,
तो उससे उड़ा करके पवन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षेपण कर दिया जाता है ना, तो क्या हो गया, वो मृदा कटावी तो हो रहा है। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। कृषि को आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने चलाने जैसे ढाल पर ऊपर जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से बाहिका बन जाती है। मतलब जिधर ढाल है आप उधर ही हल चला रहे हैं तो बाहिका बन जाएंगी। तो बाहिका क्या करेंगी, ये जल के साथ मिट्टी को काट ले जाएंगी, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। ढाल के जैसे ढाल ऐसा है ना, तो ऐसे हल चलाइए आप, मिट्टी कम कटेगी। अब जैसे ढाल है आप वैसे हल चला रहे तो मिट्टी तो कटेगी ना। अब देखिए, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है ना। देखिए, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान सीढ़ी जैसे बांध टाइप में ना। सोपान कृषि प्रदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। इसलिए क्योंकि ये ढाल है ना, ढाल ढाल जैसा ऐसा बनाया ना, तो जो मिट्टी जैसे पानी आ रहा है तो वो मिट्टी के कटाव को रोक सके। पानी बना रहे वहां पर ढका रहे तो मिट्टी कटे ना। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, है ना। और हमारा ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, बस 1 मिनट की बात है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। क्या, स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। और पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। भाई पेड़ों की कतार लगा देते ना, जैसे क्या होगा, पवन की गति कम होगी, मिट्टी कम कटेगी। ठीक है ना, पवन चलती है तो ये मिट्टी उड़ के चली जाती है जैसे एक स्थान पर दूसरे स्थान पर, है ना। क्या है, वो मिट्टी कटावी तो हो रहा है। तो इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज का हम टॉपिक यही रखते हैं और आज का हमारा सेशन यहीं तक है। थोड़ा टाइम जरूर लग गया, लेकिन हमने चीजें सारी आसानी से समझी है, आसानी भाषा में समझी है। और हमने आज क्लास 10 की एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 1 कर लिया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक बार फिर कहूँगा मैं आपसे जाते जाते कि आप हमारे नंदिनी IAS के यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो उसे लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो भी आपके दोस्तों ने शेयर कर दीजिए। और इस यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना आपको, आप उसे दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इससे जो भी वीडियो होगी अब वो आपके पास पहुंचेगी। आपको केस पढ़ना क्या करना हम सब बताएंगे आपको, है ना। बस आप हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ जोड़िए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इसमें इन्वाइट करिए। तो आज के लिए मैं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।